नमस्कार साथियों, मैं विकास सर आपके इस प्लेटफॉर्म नौकरी अड्डा 365 पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबके लिए आज से हिंदी की क्लासेस लूँगा। सामान्य हिंदी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदी आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके क्रम में मैं आज आपको लोगों के लिए सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी वर्णमाला पे मैं चर्चा करूंगा कि हिंदी वर्णमाला से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं एवं इनके प्रश्नों का नेचर कैसा होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हिंदी के लिए कौन सी किताबें आपके लिए पढ़ी बढ़िया हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको हल करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। आइए हिंदी वर्णमाला की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सामान्य हिंदी से आपके यहाँ यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाएं एक दिवसीय परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जिनमें सामान्य हिंदी के प्रश्न आते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बात की जाएगी जो हर साल परीक्षाओं में आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। और आइए हम चलते हैं। आपके यहाँ जो पहला टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला का, जो आपका पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला में कहाँ कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम पूछा जाए कि भाषा क्या है, हिंदी में हिंदी एक भाषा है, तो भाषा क्या है? भाषा है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। यानी भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे से साझा करते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। तो भाषा उसका मीडियम होती है, कैसे हम उनके विचारों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने विचार उनके सामने व्यक्त करेंगे। अब उसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपका वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इसी को अक्षर भी कहते हैं, इसी को लिपि भी, चिन्ह भी कहते हैं।
अब वर्ण के माध्यम से ही भाषा का विकास होता है। सबसे पहले वर्ण, वर्ण से फिर शब्द का निर्माण होता है, शब्द से फिर पद का निर्माण होता है, पद से फिर वाक्य का निर्माण होता है। तो उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। अब इसी वर्ण से बनता है आपका वर्णमाला। इसी वर्ण से आपका वर्णमाला बनता है। अब वर्णमाला को कहा जाए तो क्या होगा? वर्णमाला के लिए सबसे सीधी सी बात है, वर्णों का व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं कि जो वर्ण है, वर्ण क्या है, कौन कौन से वर्ण हैं, उनका व्यवस्थित समूह क्या है जो वर्णमाला है। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वर्ण और अक्षर सेम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग हैं। वर्ण और अक्षर अलग अलग भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। आगे चर्चा करेंगे हम कि कैसे हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि वर्ण और अक्षर कैसे अलग हैं, क्योंकि हम इसको वर्णमाला कहते हैं, वो अक्षरमाला नहीं कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं और वर्णों का जो, उन वर्णों को किन किन नामों से जाना जाता है। इस कड़ी में अगर हम वर्णमाला शुरू करते हैं तो आपने बेसिक की कक्षाओं में, कक्षा 1, 2 में वर्णमाला के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। ये चीजें आपने कक्षा 1, कक्षा 2 में पढ़ी होंगी। क्या आपने इन चीजों को कक्षा 1, कक्षा 2 में पढ़ा है? अगर इन चीजों को पढ़ा है तो अब आपको ये जानना है कि यहाँ इन चीजों को किस नाम से जाना जाता है। इन सभी वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। इन सभी वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण की परिभाषा है, वे वर्ण जो स्वतंत्र हो, जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो। जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, अर्थात जिनके उच्चारण में, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में
किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वे सभी वर्ण कैसे वर्ण कहलाएंगे? स्वर वर्ण। अब क्या इन सभी वर्णों के उच्चारण करते समय क्या किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी? अर्थात जो वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, अभी आगे हम सारे अक्षर लिखते जाएंगे, आप लोग गिनते जाइएगा कि वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो जितने भी इसमें वर्ण हैं, इन वर्णों का अगर उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण में कोई और वर्ण नहीं आएगा। जैसे आप इसका उच्चारण करेंगे आ के उच्चारण में केवल आ आएगा। इसके उच्चारण में आ, केवल आ रहा है। ई ऊ रे ए ऐ ओ औ। तो इन सब का जब आप उच्चारण करेंगे तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। अब स्वर वर्ण आपके एक तो ह्रस्व स्वर वर्ण होगा और एक होगा दीर्घ। संस्कृत में एक स्वर वर्ण आता है प्लुत, और इसी में मूल आपके दो हैं। संस्कृत का जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा प्लुत का। और इन्हीं वर्णों को एक और नाम से जाना जाता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है। प्लुत। अब ह्रस्व ह्रस्व को लघु भी कहते हैं, लघु स्वर वर्ण। ऐसे वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण का मतलब है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, ऐसे वर्णों को ह्रस्व या लघु वर्ण कहा जाता है। और दीर्घ यानी कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगे, अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, उन सभी स्वर वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। और प्लुत ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर वर्ण कहा जाता है। अब आइए इसमें से देखते हैं। ह्रस्व छोटा है, आपके जो भी लघु वाले हैं, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, रे, ये सभी वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण हैं। और आपका दीर्घ है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ये सभी वर्ण स्वर वर्ण आपके दीर्घ स्वर वर्ण हैं। प्लुत में ये आता है, आपने संस्कृत के वाक्यों में देखा होगा कि इस तरीके का एक आ लिखा होता है जिसे प्लुत आ कहते हैं, जैसे ओम। इस स्वर वर्ण के उच्चारण में इसके और इसकी अपेक्षा अधिक समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर वर्ण कहा जाता है, प्लुत आ। अब अगर हम गिनती करते हैं सभी स्वर वर्णों की, तो यहां से लेकर के यहां तक कुल स्वर वर्णों की संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या निकल करके कितनी आती है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। ये जो वर्ण हैं, इन सब वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए ये सभी वर्ण क्या हैं? स्वर वर्ण हैं। और आगे अब देखना है हमको, आपका आता है अन और आह। ये इन दोनों वर्णों को
अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह। अब इस अयोगवाह में इस अन को अनुस्वार और इस आह को विसर्ग कहा जाता है। आपने अनुस्वार देखा होगा, जैसे लिखा हुआ है गंगा। ये बिंदी जो है इसको कहते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार है। आपने देखा होगा, सॉरी, आपने देखा होगा संबंध। ये और ये क्रमशः ये दोनों आपके अनुस्वार हैं। अब अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण उस शब्द पर डिपेंड करता है। जैसे आपने यहाँ लिखा गंगा, तो गंगा में अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण अंगा है। क्यों है? अब उसका भी कहानी, एक अलग कहानी है। जैसे आपके यहाँ संबंध है, संबंध में, संबंध में ता के ऊपर जो अनुस्वार है, ता के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण माँ, उसका उच्चारण माँ है। और बा वाले, बा के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण ना है, अनुस्वार का उच्चारण ना है। क्यों है ऐसा? इसका भी एक नियम है। नियम ये है कि जिस बिंदु पर, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, जिस बिंदु पर अनुस्वार लगा है, ता पे अनुस्वार है, जिस बिंदु पर अनुस्वार लगा होगा उसके तुरंत बाद का आप वर्ण देखिए। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होगा उसके तुरंत बाद का वर्ण जिस वर्ग का होगा, पा वर्ग का है, पा फ ब, तो पा वर्ग का है तो पा वर्ग का अंतिम अक्षर ना है तो ना पढ़, माँ है, माँ पढ़ा जाएगा। और बा के ऊपर अनुस्वार लगा है तो बा के बाद का अंतिम अक्षर ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना है तो इसका उच्चारण ना होगा। तो ये अनुस्वार है। अभी हम वर्ग पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके स्वर हो गए और अयोगवाह हो गए। स्वर और अयोगवाह के बाद अब आपका आता है वर्णमाला में का, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ट, ठ,
ये है। ये आपका इतना, ये अस्पर्श व्यंजन है, को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये इतना आपका अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। और ये आपका ऊष्म व्यंजन है। और ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा आपने देखा होगा ये का वर्ग है। का वर्ग में 5 वर्ण आपने देखे होंगे, क ख ग घ अंगा। हा उच्चा वर्ग, चा वर्ग में भी 5 वर्ण, च छ ज झ ञ। ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्ग के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन इन पांचों वर्गों के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। या रा ला वा को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। सा 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 हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये छत्रे वाला छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, श्री वाला जो स्रा है, इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आपने एक शब्द सुना होगा, सड़क। यहाँ पर एक नया वर्ण आपको देखने को मिलेगा। आपने एक शब्द देखा होगा, पढ़ना। यहाँ पर आपको एक नया वर्ण मिलेगा। यहाँ से एक वर्ण निकला ड़ा और एक वर्ण निकला ढ़ा। 2 वर्ण हैं, एक वर्ण है ढ़ा और एक वर्ण है ढ़ा। इन दोनों वर्णों को उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ड़ा और ढा को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द है आपके यहाँ, आप लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा सेमी वावेल यानी अर्ध स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा वाई और डब्लू, आपने पढ़ा होगा वाई और डब्लू यानी या और वाह। तो आपके या और वाह सेमी वावेल हैं। या और वाह आपके सेमी वावेल हैं, को अर्ध स्वर कहा जाता है। एक अक्षर है रा, इसको कहा जाता है लुंठित वर्ण। ये आपकी हिंदी वर्णमाला है। किन वर्णों को किन नामों से जाना जाता है, अब जरा हम गिनना शुरू करेंगे। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। 5 का है, 5, 10, 15, 20, 25। और ये अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। और ये 2 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 11 स्वर हैं। 2 अयोगवाह, 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन,
4 आपके ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर इनको कुल जोड़ लिया जाए तो 11 2 13, 13 25 38, 38 4 42, 4 46, 4 40, 40 2 46, 4 50, 50 2 52। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। अब चूंकि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन मतलब कि ये एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संयुक्त व्यंजन आपका है क्षत्रिय वाला छा, रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि इनका निर्माण 2 व्यंजनों से मिला है, 2 वर्णों से इनका निर्माण हुआ है। अब ये आपका का प्लस आ, ये आपका का प्लस रा, ये आपका जा और इया, ये आपका का प्लस रा। ये 4 वर्ण, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन दिख रहे हैं छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा, इन चारों वर्णों को, ये चारों वर्ण 2-2 वर्णों से मिलकर बने हैं, वो वर्ण ये हैं। अब चूंकि व्यंजन कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा हलंत देखिएगा। सा, इस सा के उच्चारण में आ है, अगर सा पर हलंत लगाएंगे तो आ जो स्वर है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना। व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस व्यंजन में अगर इस सा को हम कंप्लीट लिख रहे हैं तब तो आ रहा है, और इस सा को भी हलंत लगा करके आधा कर रहे हैं तो इससे जो हमारा स्वर वर्ण है वो बाहर निकल रहा है। तो इसमें इतना होगा, इसका इसमें भी वही होगा। और इसमें भी आपका, यहाँ आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखना है, इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से वर्ण विन्यास जब पढ़ेंगे, वर्णमाला के बाद वर्ण विन्यास पढ़ेंगे तब इसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहीं से थोड़ा सा हमको डिफरेंस मिलेगा वर्ण और अक्षर का, कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। तो जब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तब आपका वर्ण और अक्षर के बारे में बताएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा।